आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल चल रही है। इस साल लगभग सभी देशों के विकास दर का मीटर गिरने का ही अनुमान है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने ये आशंका तक जताई है कि 1930 की आर्थिक मंदी के बाद पहली बार दुनिया को एक बहुत बड़ी आर्थिक चोट पहुंचने वाली है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने तो यहां तक कह दिया कि साल 2020 में पूरी दुनिया की औसत विकास दर -3% रहेगी। लेकिन इस बीच गुरुवार को चीन की नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने चीनी अर्थव्यवस्था के लिए साल 2020 की दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए और इसमें आश्चर्यजनक बात यह रही कि चीन की अर्थव्यवस्था ने इस तिमाही में 3.2% की पॉजिटिव ग्रोथ की है। चीन के विकास दर के वापस पटरी पर आने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और क्या भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी पॉजिटिव ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा सकती है? इन सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए हमने बात की द हिंदू बिजनेस लाइन अखबार से जुड़े वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा से। शिशिर जी, आज तक रेडियो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। शिशिर जी, जब मौजूदा कोरोना काल में जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था जूझ रही है और आर्थिक स्थितियां सभी देशों की डावाडोल है, ऐसे में आज चाइना ने एक आंकड़ा जारी किया, उसके नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, कि 2020 की दूसरी तिमाही में उसकी विकास दर पॉजिटिव रही, यानी 3.2% रही। तो क्या इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था वापस पटरी में आने की आशा हम देख सकते हैं क्या इसमें? दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि चीन की अर्थव्यवस्था की या आर्थिक नीतियों का स्वरूप किस तरीके का है, और दूसरी चीज ये है कि वहां पर हम सभी जानते हैं कि ये जो कोविड संक्रमण था वो सबसे पहले हुआ। वहां पर उसके लिए जो उपाय किए गए वो भी सबसे पहले हुए। जो लॉकडाउन के बाद की स्थिति थी, जिसको हम लोग अनलॉक कहते हैं, वो भी सबसे पहले वहां हुआ। प्रोडक्शन स्टार्ट करने की बात हुई, वो भी वहां सबसे पहले हुआ। तो एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि चीन का जो कहते हैं ना कि वहां पे इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत हाई है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि आप बड़ी संख्या में किसी भी सामान का उत्पादन करते हैं, तो उससे उसका होता क्या है कि आपको भले ही इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कीमत कम मिले, लेकिन ओवरऑल वैल्यू ज्यादा मिलता है। अब दुनिया के अभी बाकी देशों में स्थिति ये है, चाहे आप PPE की बात कर लीजिए, मास्क की बात कर लीजिए, या किसी भी तरह के रॉ मटेरियल की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जो चीन बड़े पैमाने पर सप्लाई करता है दुनिया के अलग अलग देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, वहां पर भी स्थिति, चीन की स्थिति बेहतर है। तो दो मामलों में, पहला तो ये कि उन्होंने किस तरह से कदम उठाए, और दूसरा ये कि उत्पादन चक्र में उनका क्या योगदान है। यही वजह है कि जो चीन में हमने रिकवरी देखी है अर्थशास्त्र की भाषा में, जिसे हम डी शेप रिकवरी कहते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे पहली तिमाही में बहुत तेज गिरावट हुई, 6% से बिल्कुल नकारात्मक 3% के ऊपर आ गई, फिर जाकर के हम पॉजिटिव ग्रोथ में आ गए हैं। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि चीन की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो उनकी एक रणनीति थी, वो कामयाब रही। जी शिशिर जी, एक और चीज़ यहाँ पर बाहर निकल के आती है कि अभी जब कोविड काल शुरू हुआ था, उसी समय कई जो इकोनॉमिक फोरम्स थे, प्लेटफॉर्म्स थे, उन्होंने पूरी दुनिया के विकास दर को लेकर कई अनुमान लगाए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर IMF भी है, उसने कहा था कि पूरी दुनिया में -3 का ग्रोथ रेट रहेगा, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि भारत और चीन में पॉजिटिव ग्रोथ रहेगा। अब चीन के आंकड़े तो कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन क्या मौजूदा हालात में भारत ने फिलहाल आंकड़े तो नहीं जारी किए, लेकिन भारत भी अब अनलॉक की प्रक्रिया भारत ने शुरू कर दी है, तो अब क्या भारत में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्रोथ की कोई उम्मीद दिखती है? बिल्कुल नहीं, इस समय तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। और सबसे बड़ी परेशानी क्या हो रही है कि हमने जो पहले देखा तो एक लॉकडाउन, जो हमने नेशन वाइड लॉकडाउन देखा, लेकिन अगर आप 1 जून से लेकर के आज जब हम बातचीत कर रहे हैं, आज के दिन में देखें, जब अनलॉक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोकल लॉकडाउन हो रहे हैं। यानी कि अलग अलग जगहों पर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इस तरह के लॉकडाउन हो रहे हैं। इसका असर क्या हो रहा है कि जो आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं। अब आप देखें कि अगर आप महाराष्ट्र की बात करें या दक्षिण के राज्यों की बात करें, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, वो आर्थिक केंद्र हैं, वो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं, उत्पादन के केंद्र हैं।
और वहां पर अगर लोकल लॉकडाउन लगता है तो वहां से सप्लाई अफेक्टेड होता है। तो मान लीजिए कि आपने दिल्ली में काम शुरू कर दिया और उसका रॉ मटेरियल जहां से आना है वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है तो आपका उत्पादन नहीं हो सकता है। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ कि 3 दिन के लिए हम वहां पर लॉकडाउन करेंगे, फिर हुआ कि हर सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार को वहां पर लॉकडाउन होगा। अब देखिए कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अगर जो फैक्ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, दिल्ली के दूसरे इलाके से जो लोग वहां पर काम करने जाते हैं उनके लिए जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो वहां पर फैक्ट्री खुल भी जाए तो काम नहीं हो सकता है। यहाँ से लेबर जाने को तैयार है, वहां पे फैक्ट्रीज नहीं चालू हो पाएंगी। ये कई तरह की परेशानियां हैं जिसकी वजह से हम चीन जैसी स्थिति नहीं आ पाएंगे। और यही वजह है कि आज के दिन में प्रमुख आर्थिक जो रिसर्च एजेंसी है उनका ये कहना है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो विकास की जगह पे नकारात्मक विकास की बात है, वो 9.5% यानी कि लगभग 10% तक पहुंच सकता है। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। जी, आज तक रेडियो से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया शिशिर जी। धन्यवाद। ये थे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। दुनिया की सभी आर्थिक महाशक्तियां अभी भी इस चिंता में हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस कैसे लाएं। पर चीन, जहां से इस महामारी का जन्म हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अब भले ही चीन को कूटनीतिक रूप से घेरने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत प्रयास कर रहे हों, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में तो चीन इन सभी देशों से फिलहाल आगे ही चल रहा है। आशुतोष तिवारी, आज तक रेडियो।